दोस्तों, चाइना आज के दिन दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो, आज से सिर्फ 40 साल पहले इस देश में पॉवर्टी रेट 90% से ज्यादा था। गरीबी और भूखमरी ने पूरे देश में बुरा हाल कर रखा था। लेकिन फिर अगले 30 सालों में एक ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि ये देश कहां का कहां पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉयल रिएक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइना के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। हाउ बिकम अ सुपर पावर चाइना। लेट्स स्टार्ट। साल 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2%। आज के दिन चाइना 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। इनका पॉवर्टी रेट अब 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई मायनों में इसे एक सुपर पावर देश कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या जादू यहाँ देखने को मिला? आइए आज के वीडियो में करते हैं एक डिटेल्ड केस स्टडी चाइना के ऊपर। China was emerging from its Cultural Revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower in just 4 decades? चाइना देश का नाम आता है दोस्तों एक चाइनीज शब्द चिन से। इसे लिखा QIN करके जाता है लेकिन प्रोनाउंस चिन किया जाता है। चिन एक पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से करीब 2000 साल पहले चाइना पर राज किया था और चाइना को यूनिफाई किया। अब यही कारण है कि हम चाइनीज लोगों को हिंदी में अक्सर चीनी करके पुकारते हैं। जो चिन से आया है, चीनी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, जो एक्चुअली में चीनी होती है, रिफाइंड शुगर। माना जाता है इंडिया में पहली बार व्हाइट रिफाइंड शुगर एक चाइनीज आदमी ही लेकर आया था। एक चाइनीज आदमी ने या तो शुगर मिल खोली थी या चाइना के रूट से ही आई थी। उससे पहले हम बस शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि एक चीनी लेकर आया था तो हमने उसे चीनी बुलाना शुरू कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, चाइनीज लोग अपने देश को चाइना करके नहीं बुलाते। वो अपने देश के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं चोंगहुओ। इसका मतलब होता है मिडिल किंगडम। ये सिंबलाइज करता है चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को, कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था, मिडिल में होता था। नक्शे पर देखा जाए चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया को बॉर्डर करता है ये देश, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन जो है चाइना की, वो एक्चुअली में इंडिया से काफी दूर ईस्ट कोस्ट पर रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्टाइल जमीन है जहाँ पर खेती करी जा सकती है, वो उसी एरिया में ज्यादा मौजूद है। वेस्ट में हिमालय की पहाड़ियां और रेगिस्तान है। अपने साइज के चलते चाइना एक बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर किंगडम हुआ करता था 19th सेंचुरी तक, और उसके बाद असर देखने को मिला कॉलोनियलिज्म का। हालांकि ब्रिटिश राज ने कभी चाइना के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं जमाया जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जमाया था, लेकिन फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। यही कारण है कि 1839 से लेकर 1949 तक का जो पीरियड है, इसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बुलाया जाता है चाइनीज के द्वारा। इसकी शुरुआत होती है साल 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पर ओपियम की बौछार करती है। अफीम एक ड्रग जिससे चाइनीज लोग पूरी तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो जाती है। इसके बाद कई ट्रीटी साइन करवाई जाती है चाइना से जबरदस्ती, जिसमें चाइना को अपनी जमीन, अपने पोर्ट्स ब्रिटिश के हवाले करने पड़ते हैं। फिर 1850 में एक भयंकर सिविल वॉर होती है चाइना में, टाइपिंग रेबेलियन नाम से। लाखों लोग मारे जाते हैं। 40 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करो तो 1894 में पहली सीनो जापानीज वॉर देखने को मिलती है। टेरिटरी को लेकर चाइना और जापान एक दूसरे के साथ जंग पर चले जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त चाइना पर चिन डायनेस्टी राज कर रही है। इसे उस वाली चिन डायनेस्टी से मत कंफ्यूज कीजिए जहां से इसका नाम आया था। वो वाली चिन डायनेस्टी 2000 साल पुरानी थी। ये वाली चिन डायनेस्टी का नाम QING है, उसमें सिर्फ QIN था, प्रोनाउंसिएशन सेम है। 1937 से लेकर 1945 के बीच में और भी भयानक अत्याचार सहना पड़ता है चाइनीज लोगों को, इस बारी जापानीज कॉलोनाइजर्स के हाथों। वर्ल्ड वॉर 2 वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे चाइना एलाइज पावर का हिस्सा था, जापान के खिलाफ लड़ रहा था। इस वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 30 मिलियन चाइनीज लोग मारे जाते हैं। इस सब के बीच एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है जब चाइना फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है एलाइड फोर्सेस के साथ। जापान पीछे हट जाता है, लेकिन वॉर खत्म होते ही तुरंत चाइना में एक सिविल वॉर सामने आती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के बीच में लड़ी जा रही वॉर। इसकी शुरुआत तो साल 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जब जापान ने इन्वेड किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तब इन्होंने लड़ना बंद कर दिया था टेम्पररी। ये सिविल वॉर खत्म होती है साल 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ। जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसके लोग बगल के आइलैंड पर भाग जाते हैं, जिसे आज के दिन ताइवान का देश बुलाया जाता है। और जो मेनलैंड चाइना का देश है, वहां राज शुरू होता है माओ जेडोंग। यही वो पॉइंट है दोस्तों जहां से आप कह सकते हो कि चाइना एज ए कंट्री की शुरुआत हुई।
1 अक्टूबर 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是严复敌人也攻不破的。 साल 1958 माओ के द्वारा लॉन्च करी जाती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका मकसद देश में एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। दो मेन पॉलिसीज थी इसमें। पहला, जमीन को जमींदारों के हाथों से छीनकर किसानों में बांटना, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद कलेक्टिवाइज करना एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए गए ताकि कई सारे किसान एक ही जमीन पर काम कर सके, लेकिन अल्टीमेटली जो जमीन की ओनरशिप थी वो सरकार के हाथों में थी। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाना स्टील प्रोडक्शन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को कहना कि छोटे छोटे लेवल पर अपने घरों के बैकयार्ड में स्टील फर्नेसेस बनाना, लोकल लेवल पर स्टील प्रोडक्शन करने के लिए। इंटेंशन अच्छा था देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने का, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत खराब हुआ। ये जो लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टील के फर्नेसेस बना लिए थे अपने घरों के गार्डन्स में, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बहुत लो क्वालिटी स्टील इनसे निकलता था। रिसोर्सेज का वेस्ट हुआ इससे। दूसरा, किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपना प्रोड्यूस बढ़ाने का, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी और कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। जमीन की ओनरशिप अल्टीमेटली सरकार के हाथों थी, तो फार्मर्स के द्वारा जो भी क्रॉप उगाया जा रहा था वो सरकार को देना था। इससे प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। 1958 और 61 के बीच में ग्रेन प्रोडक्शन 15% नीचे गिर गई। कुछ ही सालों में खराब मौसम के चलते और माओ की कुछ और मास्टर स्ट्रोक पॉलिसीज के चलते हालत इतनी खराब हो गई कि पूरे देश में भूखमरी आ गई। इतना भयंकर फैमिन आया कि करीब 20 से 40 मिलियन लोग इस फैमिन में मारे गए चाइना में। इसे इतिहास का वन ऑफ द डेडलीस्ट फैमिन्स बताया जाता है। सीधा सीधा कहा जाए, माओ जेडोंग एक डिक्टेटर था, और क्योंकि डिक्टेटर्स के लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं होता जैसे आम डेमोक्रेसी में होता है, तो डिक्टेटर्स की अक्सर आदत होती है बिना सोचे समझे, बिना टेस्टिंग के अपनी मन मर्जी चलाने की। कई ऐसे फैसले माओ ने लिए जिससे चाइना की हालत बद से बदतर हो गई। एक और ऐसा ही एग्जांपल ऐसे फैसले का था स्पैरो एक्सटर्मिनेशन। माओ का पर्पस था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो ऑर्डर किया गया कि जितनी भी स्पैरोज हैं, जितनी भी चिड़िया हैं, उन्हें मारा जाए लोगों के द्वारा, क्योंकि वो चिड़िया दाना खाती हैं, खेत से कुछ क्रॉप्स के ग्रेन खा लेती हैं, इसलिए खेतों में फसल पर असर पड़ता है, इसलिए सारी चिड़ियों को मार दिया जाए देश से। जब ये कैंपेन चलाई गई, स्पैरोज को मारा जाने लगा, कुछ साल बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो तो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे जो हमारी फसल है और भी ज्यादा डैमेज हो रही है, उससे हमारी जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो और भी बद से बदतर हो रही है। फिर बाद में किसी साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और पता चला कि भाई अगर सब चिड़ियों को मार दोगे तो उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचेगा। चिड़िया उन कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करती थी, जिससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। यहाँ पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया और हालत ये हो गई, फिर फैमिन आ गया। इतने बड़े फेलियर के बाद माओ को क्रिटिसाइज किया जाने लगा चाइना की आम जनता के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा भी, लेकिन माओ जेडोंग अपनी गलती मानने के लिए राजी नहीं था। एक और कैंपेन शुरू करी जाती है, कल्चरल रेवोल्यूशन 1966। नाम से लगेगा कि इसका मकसद था अपने देश में कल्चर की रेवोल्यूशन लेकर आना, लेकिन इसका असली मकसद था माओ के हाथों कंट्रोल देना और ऑपोजिशन को सप्रेस करना। प्रोपेगेंडा और पीआर मशीनरी का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। माओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यांगत्से नदी में खुद तैरकर भी दिखाता है। इसकी एक फेमस फोटो है यहाँ पर। स्टूडेंट्स के द्वारा एक सिविलियन आर्मी बनवाई जाती है रेड गार्ड्स नाम से। रेड गार्ड्स माओ के लॉयल सोल्जर्स, जिनके हाथों पे रेड आर्म बैंड्स होते थे और अपने हाथ में माओ की छोटी सी रेड बुक लिए घूमते थे। इनका काम उन लोगों को टारगेट करना जो माओ के खिलाफ है। इंटेलेक्चुअल्स, पार्टी ऑफिशियल्स, जो भी लोग माओ की विचारधारा को लेकर लॉयल नहीं थे, उन्हें टारगेट किया जाता, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता और अक्सर उनके खिलाफ वायलेंस भी देखने को मिलता। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर खुद ऐसे लोग थे जो कल्चरल रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, माओ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उन्हें भी टारगेट किया गया रेड गार्ड्स के द्वारा। लियू शाओकी और डेंग जाओपिंग कुछ ऐसे लोगों में से थे जो काफी हाई रैंकिंग पार्टी ऑफिशियल्स थे, लेकिन फिर भी रेड गार्ड्स उन्हें टारगेट करते। पूरे देश में इस रेवोल्यूशन के नाम पर एक डर का माहौल बन गया। लोगों को इनकरेज किया जाने लगा कि अपने पड़ोसियों को देखो, अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, जहां कहीं कोई ट्रेटर दिखाई दे, कोई देशद्रोही दिखाई दे, देशद्रोही मतलब जो माओ की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता हो, उन्हें ढूंढो और रिपोर्ट करो। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को शट डाउन कर दिया गया। स्टूडेंट्स को कहा जाने लगा कि खेतों में जाकर सीखो किसानों की क्या हालत है, रूरल लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस करो। देखते ही देखते चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रेड गार्ड्स अपने आप में ही लड़ने लग गए। देश में हिस्टोरिकल साइट्स और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा।
लोगों की जिंदगियां उलट पुलट हो गई। यही समय था जब तिब्बत के लोगों पर भी बड़ा अत्याचार किया गया। इसकी कहानी मैंने बताई है दलाई लामा वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइनली जाकर माओ ने रियलाइज किया कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर देश में बवाल मच गया। ये देश को बांटने का काम ज्यादा कर रही है। तो साल 1968 में कंट्रोल वापस लेने के लिए रेड गार्ड्स का जो सिस्टम था उसे खत्म किया जाता है। एस्टिमेट्स बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, लेकिन कहा जाता है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड से लेकर 2 मिलियन के बीच में नंबर होगा जिन लोगों ने अपनी जान खोई कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से। टोटल में कहा जाता है अप टू 50 मिलियन लोग माओ की पॉलिसीज की वजह से मारे गए चाइना। साल 1976 में जाकर माओ जेडोंग का देहांत होता है खराब हेल्थ के चलते, और तब तक कोई ज्यादा सुधार नहीं आया था चाइना की हालत में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेलियर्स और बुरी चीजें ही देखने को मिली थी माओ के समय में, कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी थी, स्पेशली वुमेन्स इक्वालिटी और एजुकेशन के मामले में। माओ के समय में एक नेशन वाइड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। इलिटरेसी को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कैंपेन्स चलाई गई और माओ की लीडरशिप के दौरान चाइना के लिटरेसी रेट में बहुत सुधार देखने को मिला। तब 1978 में 1949 के कंपैरिजन में चाइना में 3 गुना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल। इसी समय में ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी जिसकी मदद से चाइना ने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। आगे चलकर जैसा आप कहानी में देखेंगे कि सरकार ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करी एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड्स में, जिन्हें स्टेम फील्ड्स कहा जाता है। इसी की मदद से ही पूरे देश में एक टैलेंट पूल तैयार हो पाया जिससे देश का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आगे बढ़ा। आज के समय में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस एक एक्स फैक्टर बन गया है जिससे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अगर आप इस फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज के स्पॉन्सर Scaler.com आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्केलर एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है जो कोर्सेज ऑफर करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी फील्ड्स में। ये टॉप टेक कंपनीज के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लाते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए और पढ़ाने के लिए। स्केलर पर आपको 3 घंटे की डेली लर्निंग मिल सकती है इन इंस्ट्रक्टर्स से, 1-on-1 मेंटरशिप भी और साथ में 80+ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज भी। जिन लर्नर्स ने मेहनत करके इनके कोर्स को कंप्लीट किया है, ऑन एवरेज उनकी सैलरी में 126% का हाइक देखा गया है, इनका दावा है। और करीब 93.5% लर्नर्स प्लेस किए गए हैं टॉप टेक कंपनीज में जैसे गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, एप्पल और जोमेटो। ये फ्री मास्टर क्लासेस, वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी ऑफर करते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करती हो। बिगिनर फ्रेंडली टॉपिक्स से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक सबके लिए सब कुछ है। तो अगर आपको लगता है कि स्केलर की मदद से आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, इनकी वेबसाइट जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक इजी EMI ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं 2 साल का विद 0 इंटरेस्ट। आप खुद ही जज करके देख सकते हैं कि फ्री लाइव क्लास में साइन अप करके। चलिए वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। औरतों को लेकर माओ का कहना था वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। साल 1950 में ही एक नया मैरिज लॉ पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग अरेंज्ड मैरिजेस और फोर्स्ड मैरिजेस को पूरे देश भर में इलीगल बना दिया गया। औरतों को राइट टू डिवोर्स का अधिकार दिया गया और कई और मायनों में औरतों को एक बराबर लाने की कोशिश करी गई। लेकिन हम अपने 1976 के समय पर वापस आए तो चाइना में माओ के जाने के बाद एक नए लीडर उभर कर आते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, डेंग ज़ाओपिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के समय में असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है चाइना का। डेंग ज़ाओपिंग उन लोगों में से थे जिन्होंने माओ के समय में माओ के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी की वजह से कल्चरल रेवोल्यूशन के समय में उन्हें अपनी सारी पोजीशन से जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा था। तो जाहिर सी बात थी कि डेंग ज़ाओपिंग की आइडियोलॉजी माओ की आइडियोलॉजी से काफी अलग थी। डेंग का मानना था कि सरकार का हद से ज्यादा टाइट कंट्रोल था चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में चाइना का सत्यानाश हुआ। वो इकोनॉमी को आजाद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके अंदर कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन इनकी जो ओवरऑल आइडियोलॉजी थी उसे आज के दिन नाम दिया जाता है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, एग्रीकल्चर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेंग ने एक हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। माओ ने जब अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया था उसमें प्राइवेट फार्मिंग को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। किसी भी इंडिविजुअल इंसान को जमीन ओन करना अलाउड ही नहीं था। सारी ओनरशिप लोकल लेवल पर सरकार के हाथों में थी। डेंग ने कहा इस ओनरशिप को नहीं बदलते, ओनरशिप अभी भी गांव की सरकार के हाथों में ही रहेगी।
लेकिन इंडिविजुअल किसानों को और उनके परिवार को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर हम जमीन लीज पर दे देंगे। उन किसानों के पास अधिकार होगा कि वो डिसाइड करें उन्हें कौन से क्रॉप्स उगाने हैं, कैसे अपना बिजनेस मैनेज करना है और कहां से प्रॉफिट कमाना है। तो ज्यादा फ्रीडम मिल पाया किसानों को अपनी मर्जी की फसल उगाने का। दूसरा, डेंग ने कहा कि सभी किसानों को अपनी फसल का एक सर्टेन अमाउंट सरकार को बेचना पड़ेगा, लेकिन वो कोटा मीट करने के बाद उससे ज्यादा जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं भी जाकर बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे किसानों के अंदर मोटिवेशन आई और इनोवेशन करने की, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कुछ सिमिलर लैंड रिफॉर्म्स दोस्तों इंडिया में आजादी के बाद केरला और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स में भी लाए गए थे, जिसे एक बड़ा कारण बताया जाता है कि आज के दिन केरला जैसी स्टेट्स इतनी डेवलप्ड क्यों हो पाई। हालांकि उन रिफॉर्म्स के जो स्पेसिफिक्स थे वो थोड़े अलग थे, तो उन्हें किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डेंग ज़ाओपिंग ने यही आइडिया अपना लगाया फैक्ट्रीज पर भी। फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक क्या था, माओ के समय में चाइना में जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी उन्हें मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिस्ट पार्टी के बंदों को दी जाती थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। डेंग ने कहा अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर्स को दी जाएगी। उनके पास अब ज्यादा फ्रीडम होगा ये डिसाइड करने के लिए उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उनका प्रोडक्शन का टारगेट है, कितने दाम पर वो चीजों को बेचेंगे और कितनी तनख्वाह उन्हें मिलेगी। एक बार फिर से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को एक इंसेंटिव मिल पाया ज्यादा मेहनत करने का। खुद ही इमेजिन करो, एक फैक्ट्री है जो जूते बनाती है फॉर एग्जाम्पल। अब फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं और जो मैनेजर्स हैं उनके पास अधिकार है ये डिसाइड करने का कि कितने जूते प्रोड्यूस किए जाए, कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाए, कितने दाम पर उन जूतों को बेचा जाए और कितनी तनख्वाह हम सबको पे करी जाए। जो काम करने वाले मजदूर थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आया और अकाउंटेबिलिटी आई कि हमारी फैक्ट्री है, हम चाहे तो इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। माओ के समय में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बहुत थी। एक इंसान ऊपर बैठा हुआ सब कुछ डिक्टेट कर रहा है कि सारी चीजें ऐसे चलनी चाहिए, सरकार सब डिसाइड करेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन डेंग के समय में डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली, इकोनॉमिक सेंस में ज्यादा आजादी दी गई। इन सारे पॉलिसी मेजर्स के चलते लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर आने लगे और लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। 1978 और 1984 के बीच में ऑन एवरेज एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना में 7.4% के रेट से बढ़ा। चाइना में जो ग्रेन प्रोडक्शन हो रही थी वो डबल हो गई लेट 1970s और मिड 1980s के बीच में। अगला बड़ा स्टेप था शिक्षा में क्रांति लाना, लोगों को एजुकेट करने पर फोकस करना। इसी के चलते साल 1986 में एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया जाता है सरकार के द्वारा। 9 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चाइना में हर बच्चे के लिए। इसे आप इंडिया से कंपेयर कीजिए, इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट कितने सालों बाद लाया गया, साल 2009 में। ऊपर से चाइना में ये कानून लाकर बात को यही खत्म नहीं कर दिया गया, सरकार ने कंसिस्टेंटली और पैसा स्पेंड करना शुरू किया लोगों की एजुकेशन पर। साल 1980 में जो पैसा सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही थी वो अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ जीडीपी पर था और धीरे धीरे ये बढ़ता रहा और साल 2012 में ये 4.1% ऑफ जीडीपी पर पहुंच गया। एक बार फिर से इसे इंडिया से कंपेयर कीजिए, इंडिया में जो लेटेस्ट फिगर है उसके अकॉर्डिंग हमारी सरकार ने 2.9% खर्च किया है एजुकेशन पे ऑफ द जीडीपी। इतना ही नहीं, चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया, लोगों को वो स्किल्स सिखाए जाएं जिनकी एक्चुअली में जरूरत है जॉब्स में। दोस्तों, अगर आपने मेरा सिंगापुर वाला वीडियो देखा है तो आपको याद आ रहा होगा कि ये चीजें बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, क्योंकि ऐसा ही है दोस्तों, जितने भी डेवलप्ड देश हैं उन्होंने एजुकेशन पर भरपूर फोकस किया है और वो इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि एजुकेशन को इतनी बड़ी प्रायोरिटी दी गई। इन्हीं सब मेजर्स के चलते चाइना में लिटरेसी रेट में कमाल का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। साल 1982 में 65% पर था और 2010 में 95% क्रॉस कर गया। फॉर कंपैरिजन, इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट अभी भी 77% पर है। सिमिलरली हेल्थ केयर पर पैसे स्पेंड करना एक और ऐसा बड़ा इंडिकेटर है। 2021 में चाइना ने 5.59% ऑफ जीडीपी अपना हेल्थ पर स्पेंड किया और इंडिया ने 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 2.96% स्पेंड किया। अगली डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी डेंग ज़ाओपिंग की थी टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस, जिन्हें TVEs भी कहा जाता है। ये इंडिया के कोऑपरेटिव मॉडल से कई मायनों में काफी सिमिलर है। कोऑपरेटिव्स इंडिया में यूजुअली ओन किए जाते हैं कोऑपरेटिव्स में काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ TVEs जो है उनकी ओनरशिप टाउनशिप्स और विलेजेस के पास होती है। दोनों का मकसद सेम है, यहाँ पर रूरल एरियाज में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना। इंडिया में हमें कोऑपरेटिव्स यूजुअली एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर में ही ज्यादा देखने को मिले, जैसे कि अमूल, लेकिन TVEs चाइना में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में देखे गए। टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। इनफैक्ट एक बड़ा TVE का एग्जाम्पल है
हुआवे टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एक टीवी ई के तौर पर शुरू हुई थी शेंजन के एरिया में, लेकिन आज के दिन ये एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है टेलीकम्युनिकेशंस की इक्विपमेंट। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है चाइना का शहर वेंजो। यहाँ पर कुछ लोकल लोगों ने अपनी छोटी छोटी जूते बनाने की फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी। धीरे धीरे ये एक्सपैंड हो गई और इतनी बड़ी बन गई कि आज के दिन वेंजो की शू इंडस्ट्री एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है चाइना में। यहाँ बनाए गए जूते सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि चाइना के बाहर भी बेचे जाते हैं। अर्ली 1990s तक आते आते टीवी ईज करीब 100 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय कर रही थी चाइना में। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ने लगे। यूजुअली रूरल और अर्बन एरियाज में एक इनकम गैप देखने को मिलता है अक्सर, लेकिन यहाँ पर ये इनकम गैप कम हो गया टीवी ईज की बदौलत। चाइना की टोटल आउटपुट का करीब 20% टीवी ईज से आ रहा था 1990 में। करोड़ों जॉब्स इसकी वजह से जनरेट हुई, लेकिन ये तभी हो पाया जब लोग ऑलरेडी एजुकेटेड और स्किल्ड थे ये सब करने के लिए। सन 1980 में डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप करी चाइना के अंदर, जिनमें टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को और आसान बनाया गया, कम रेगुलेशंस करी गई ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके देश के अंदर। बहुत से लोग जब चाइना की डेवलपमेंट की कहानी सुनाते हैं तो इस पॉइंट को सबसे पहले मेंशन करते हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट को बाद में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कई सारी चीजें और करनी पड़ी थी चाइना को, जिससे कि ये पॉसिबल हो पाया, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो पाए। जब बाहर की कंपनीज देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो उन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी। अगर लोग ही एजुकेटेड और स्किल्ड नहीं होंगे तो कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर लेबर सस्ता था, लोग स्किल्ड थे, ब्यूरोक्रेसी कम थी और टीवीज के चलते लोगों को ऑलरेडी इन चीजों का एक्सपीरियंस था। शेंजन पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है चाइना में। ये शहर एक छोटा सा फिशिंग गांव था और कुछ ही सालों में देखते देखते एक मेजर इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस बन जाता है। 1980 में शेंजन का जीडीपी था $0.3 बिलियन। 2020 तक ये $420 बिलियन पहुंच गया। फॉरेन कंपनीज को देश में आने के लिए इनकरेज करने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई। चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया के सामने खोला गया, इसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। चाइना में साल 1978 में ही कर दिया गया था। इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आगे चलकर 1991 में देखने को मिली थी। We are in a phase of restructuring our economy. That our country is unable to launch a second industrial revolution, a second agricultural revolution. That our country is unable to integrate itself into the world economy in a manner in which we can take advantage of the opportunities offered by the new global economy. इसी के चलते बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे नाइकी, एप्पल, फोल्क्सवागन, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी चाइना में। साल 1980 में जो चाइना की एफडीआई थी वो $0.06 बिलियन थी। 2021 में ये $333 बिलियन क्रॉस कर गई। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी सरकार ने बहुत फोकस किया। रेलवे लाइंस बिछाई जाए, शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया जाए अच्छा, और साथ ही साथ सरकार ने साइंटिफिक रिसर्च को एक प्रायोरिटी बनाया। डेंग ने एक क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया 8 लाख से ज्यादा चाइनीज रिसर्चर्स के लिए। प्रायोरिटी एरियाज बनाए गए, एनर्जी प्रोडक्शन, कंप्यूटर्स, ऑप्टिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और जेनेटिक्स। भारी फंडिंग्स दी जाने लगी सरकार के द्वारा इन साइंस रिसर्च सेंटर्स को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किए जाने वाला पैसा सरकार के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता रहा और साल 2020 में ये $500 बिलियन क्रॉस कर गया। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है बीजिंग में बना जोंगगुआनकुन साइंस पार्क साल 1988, जो कि एक हब है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का। कई हाईटेक कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। साल 1990 में दोस्तों इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक बराबर थे लाइन पर। इनफैक्ट जीडीपी पर कैपिटा देखोगे तो इंडिया का थोड़ा सा ज्यादा ही था चाइना के कंपैरिजन में। $1,202 वर्सेस $983 चाइना का। लेकिन इनका बदलाव इतना कमाल का था कि आज के दिन चाइना का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। 2020 के नंबर्स के अकॉर्डिंग इंडिया $6,454 और चाइना $17,312। इन सारी रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज को लेकर डेंग जाओपिंग का कहना था कि उनकी सोच रही थी क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स अप्रोच, कि हम नदी पार करते हैं तो एक एक पत्थर देखकर नदी पार करते हैं। हर डिसीजन जो लिया गया वो एक प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल तरीके से लिया गया, सोच समझ कर लिया गया। ऐसा नहीं कि किसी तानाशाह के मन में एक दिन आइडिया आया कि भाई ये करना चाहिए पूरे देश को बदलने के लिए और बिना सोचे समझे, बिना एडवाइजर से पूछे हुए लागू कर दिया अपना फैसला जो मन किया। डेंग जाओपिंग से हम सीखते हैं कि कैसे रिफॉर्म्स लाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो बड़े सोच समझ के किया जाना चाहिए। हर स्टेप पर टेस्ट करना चाहिए और पॉलिसीज को एडजस्ट करना चाहिए
करेंगे एज नीडेड। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि डेंग जाओपिंग एक बिल्कुल हीरो थे हमारी कहानी में और उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किए। इकोनॉमिकली उनकी सोच आजादी को ज्यादा फेवर जरूर करती थी, लेकिन पॉलिटिकली वो एक डिक्टेटर ही थे। फिर भी उन्हीं के समय के अंदर 1989 में एक तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर देखने को मिला। सारी पॉलिसीज में एक चीज जिसे नजरअंदाज कर दिया गया वो थी एनवायरमेंट, इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। और जो अथॉरिटेरियनिज्म डेंग जाओपिंग के समय में आगे कंटिन्यू रहा, उसी का ही नतीजा आज के दिन हमें शी जिनपिंग में देखने को मिलता है। डेंग जाओपिंग चाहते तो डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन कर सकते थे चाइना का, लेकिन नहीं किया। इसी रीजन से आज के दिन एक ऐसा डिक्टेटर निकल कर आया जो फिर से अपनी मन मर्जी चलाता है और बिना सोचे समझे फैसले लेता है। यही कारण है कि 2020 में पैंडेमिक के दौरान भयंकर लॉकडाउन देखने को मिले चाइना में। लोगों की आजादी पर फिर से रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अभी के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको सिंगापुर वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सिंगापुर एशिया का नंबर 1 देश कैसे बन पाया आगे। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।